गुजरात की असेंबली में मैंने जिस दिन पैर रखा और शपथ लिए, मैं शपथ लेकर बाहर आया तो क्लास 4 के प्यून्स, सैनिटेशन वर्कर्स, लिफ्टमैन और वहां के चौकीदार, इन 4 सेक्शंस ने मुझे आकर मिलकर 2 हाथ जोड़कर कहा कि जिग्नेश भाई कुछ कीजिए। गुजरात की ये असेंबली जहां पर कानून बनते हैं, जिसके अंदर जाकर आप भी एक लॉ मेकर के तौर पे कानून पारित करने वाले हैं, उस गुजरात की असेंबली में क्लास 4 के एम्प्लॉइज को, सिक्योरिटी गार्ड्स को, सैनिटेशन वर्कर्स को और चौकीदार को मिनिमम वेज भी नहीं मिलता। यह है गुजरात मॉडल। एक दिन तब से लेकर अब तक एक दिन मेरा ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने इस बात के लिए शर्मिंदगी महसूस न की हो कि मैं उस गुजरात की असेंबली में बैठता हूं जिसके प्रीमाइसिस में इन सारे वर्कर्स को न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता। दिस इज अ शेमफुल, डिवास्टेटिंग एंड डिजास्टरस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट दैट नरेंद्र मोदी इज इन्फ्लेक्टेड अपॉन दिस कंट्री। काहे का चौकीदार है भाई? 2 दिन से कह रहा हूं कि गुजरात और पूरे देश की जमीनें अब तो कॉर्पोरेट हाथों में दे रहे हो। विजय माल्या को विदेश में जाने की छूट दे दी, नीरव मोदी को भी पकड़ नहीं पाए। गौतम अदानी और दूसरी जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, इन लोगों ने इस देश में जो लूट मचाई है, वो तो आप ही के विकास के मॉडल के चलते लूट मचाई है। तो आप कौन सी बात की चौकीदारी कर रहे हैं? अब तो चोर है चोर, चौकीदार नहीं चोर है। उनको सबसे ज्यादा मिर्ची तभी लगती है जब गुजरात का कोई आदमी उनको चैलेंज करता है। और कल भी कहा था, आज भी कहूंगा, परसों भी कहूंगा कि मोदी जी तुम भी गुजराती, हम भी गुजराती, चलिए बैठकर एक बार डिबेट करते हैं। और कर्नाटका के सारे मीडिया कर्मियों को और पत्रकार साथियों को भी कहूंगा, देखिए हम भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, मोदी जी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। आपको किसी भी एंगल से, लेफ्ट से, राइट से, ऊपर से, नीचे से, जो भी सवाल इस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को करना हो, जितना भी ग्रिल करना हो, आई एम रेडी एंड ओपन फॉर दैट। आपके सारे सवाल में लेने के लिए तैयार हूं। दुनिया के किसी भी कोने के किसी भी जर्नलिस्ट से बात करने को मैं तैयार हूं। सुना है कि 1 तारीख को मोदी जी आने वाले हैं, मीडिया का एक डेलीगेशन लेकर तो जाइए। आपसे बात नहीं करेंगे, कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनकी औकात नहीं कि आपसे बात करें। इसलिए क्योंकि आप पूछेंगे, जब कठुआ और उन्नाव में रेप हुआ तब आपने अपनी खामोशी क्यों नहीं तोड़ी? ये सवाल आप पूछेंगे, इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं। आज इस वक्त मैं जब ये बात कर रहा हूं, तब गुजरात के उन्नाव के विक्टिम्स हिंदू धर्म छोड़ के बुद्धिज्म की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको न्याय मिलने की बात तो छोड़ो, उन्नाव के विक्टिम्स को आज भी 3 दिन पहले जान से मार देने की धमकी दी गई। कहीं गलती से आपने यह सवाल पूछ लिया कि मोदी जी आपने तो कहा था उन्नाव के वक्त कि मारना है तो मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, तो क्या हुआ? यह सवाल आप पूछेंगे, इसलिए आपसे बात नहीं करेंगे। आप पूछेंगे कि 15 लाख जो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट होने वाले थे, उसका क्या हुआ? इसलिए आपसे बात नहीं करेंगे। आप पूछेंगे कि 2 करोड़ युवा को जो रोजगार मिलना था, उसका क्या हुआ? इसलिए आपसे बात नहीं करेंगे। आप पूछेंगे कि इस देश में किसान सुसाइड क्यों करते हैं? आपके 56 इंच के सीने ने इस देश के किसानों के लिए क्या कर लिया? इसलिए आपसे बात नहीं करेंगे। जसोदाबेन के बारे में पूछेंगे तब भी बात नहीं करेंगे। आज साथियों,
हमारा देश, हमारा मुल्क एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस में से गुजर रहा है। जिस प्रकार की उथल पाथल इस देश में इस वक्त हम लोग देख रहे, फेस कर रहे, उतनी क्राइसिस और उथल पाथल कभी नहीं थी। इस देश के किसी भी स्टेट में आप जाइए, वहां के जो भी प्रबुद्ध नागरिक है, प्रोमिनेंट सिटीजन्स है, वहां की जो भी सिविल सोसाइटी है, सारे लोगों को एक ही चिंता सता रही है कि इस देश का संविधान बचेगा कैसे। इस देश के लोकतंत्र और संविधान के ऊपर इससे ज्यादा हमला आज तक किसी ने नहीं बोला। ये फांसीवादी लोग हैं, ये हिटलर के साथी और जनाजों के बाराती हैं। और ये फांसीवाद सबसे ज्यादा किसी की सेवा करता है तो इस देश के पूंजीपतियों की करता है। परसों इंटरनेशनल लेबर डे है। मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा कि कभी कभी मुझे भी शर्मिंदगी महसूस होती है इस बात की कि हम लोग भी सचमुच हमारी सारी कंसर्न्स के बावजूद इस देश के मजदूरों के लिए क्या और कितना कर पाए। शहीद आजम भगत सिंह को जब पूछा कि क्रांति क्या है, तो भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति से हमारा मतलब है किसानों और मजदूरों के हाथ में सत्ता। यदि मोदी जी को कोई पूछे तो कहेंगे कि क्रांति से हमारा मतलब है अदानी और अंबानी की जेब में सत्ता। इस देश के किसान और मजदूर का, दलित, आदिवासी और माइनॉरिटीज का, बच्चियों का और महिलाओं का सबसे ज्यादा जिन लोगों ने शोषण किया, वही लोग सबसे ज्यादा इस बात का दावा कर रहे हैं कि हमारे से बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं। साथी ऋचा ने बहुत सही कहा कि संघ परिवार के किसी भी ऑर्गन में जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी तब खून का एक कतरा तक नहीं बहा है। जब शहीद आजम भगत सिंह और अशफाकुल्लाह खान जाति और धर्म से ऊपर उठकर इस देश के किसान और मजदूरों के लिए फ्रीडम की मूवमेंट चला रहे थे, तब ये चट्टीधारी संघ परिवार के लोग समाज को हिंदू और मुसलमान में बांटने की मैली गंदी कम्युनल पॉलिटिक्स के बीच बोल रहे थे। यह है उनके बीच का अंतर। बलिदान से पहले साथियों को अंतिम पत्र भगत सिंह ने लिखा है। देखिए, राष्ट्रभक्त किसको कहते हैं। शहीद आजम लिखते हैं कि साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की तमन्ना मुझ में भी है, मैं इसे छिपाना नहीं चाहता। जीने की तमन्ना मुझ में भी है, मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, पर मैं कैद या पाबंद होकर जिंदा रहना भी नहीं चाहता। आज मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। कमजोरियां मुझ में भी है, अगर वे जनता के सामने जाहिर हो गई तो क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाए या संभवतः मिट भी जाए, मगर दिल्ली रहना ढंग से हंसते हंसते मेरी फांसी चढ़ने की सूरत पे हिंदुस्तान की माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने की आरजू किया करेगी। और उस वक्त कुर्बानी देने वाले की ताकत उतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना किसी के बूते की बात नहीं रहेगी। हां, अपने देश और मानवता के लिए जो कुछ कर गुजरने की तमन्नाएं मेरे दिल में थी, उसका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर जिंदा रहता तब शायद उसे पूरा करने का मौका मिलता। इसके अलावा फांसी से बचने की कभी कोई लालच मेरे दिल में पैदा नहीं हुई। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व और नाज है। आरजू, तमन्ना यही है कि अंतिम घड़ी और भी नजदीक आ जाए। आपका साथी भगत सिंह, इसे राष्ट्रभक्त कहते हैं। मोदी जी, आपकी औकात नहीं, राष्ट्रभक्त भगत सिंह को कहते हैं। सुखदेव और राजगुरु को कहते हैं। जिन लोगों ने बलिदान दिए, चाहे वो भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, बिस्मिल हो, आजाद हो, अशफाक हो, इनमें से किसी ने और इनमें से किसी के परिवारजनों ने भी यह दावा नहीं किया कि हम राष्ट्रभक्त हैं, तो आपकी क्या औकात।
संघियों ने इस देश को हिंदू और मुसलमान में बांटने के अलावा कुछ नहीं किया। और गद्दारों, इस देश का इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा। आने वाली पीढ़ियां तुम्हें पूछेगी, जब इस देश की जनता रोटी, कपड़ा और मकान की बात कर रही थी, तब तुम बात कर रहे थे घर वापसी, लव जिहाद और गाय की। जब इस देश के युवा 2 करोड़ रोजगार मांगते थे, तब तुम क्या कर रहे थे? 2 करोड़ लीटर आपको गोबर देंगे। साथी ऋचा ने कहा कि अभी इस नाजुक दौर में से हम लोग गुजर रहे हैं कि इस नाजुक दौर में सबसे ज्यादा किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो यह इस देश के युवकों की, इस देश की यूथ की, कंधे तक की सारी जनशक्ति और कंधे तक की युवा शक्ति तैयार हो जाए और कई दिन संघियों को कि कंधे तक की संस्कृति बसवन्ना और नारायण गुरु की है, यहां तुम्हारा गोवलकर और सावरकर नहीं चलेगा। गेट आउट, यह तुमको कहना पड़ेगा। तुम्हारे पास है अदानी, अंबानी भी है, एसआर भी है, देसी विदेशी पूंजीपति भी है, लेकिन हमारे पास इस देश के गरीब मजदूर के घर में दिया जलाने की ख्वाहिश है। इसको तुम बीट नहीं कर पाओगे। सचमुच हम वो लोग हैं जो नए समाज का, नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक ऐसा समाज बने जिसमें एक भी किसान को आत्महत्या ना करनी पड़े। आपको और मुझको जो इकोनॉमिक कंडीशन मिली, ऐसी ही हालत एक मजदूर के परिवार की भी हो। शिक्षा और चिकित्सा तो मुफ्त होनी चाहिए। क्या कर रहा है 56 इंच का सीना? तुम क्या कर रहे हो भाई? कुछ आता है कि नहीं आता है? मोदी के मॉडल का पीरियड कब का पूरा हो चुका। हिज डेज आर गॉन, ही इज एन फिनिश्ड आइटम। उससे कुछ नहीं होगा। यदि कुछ होगा तो इस देश के युवा वर्ग से होगा। मैंने बीच में सोच समझ कर ही कहा था कि इनको तो हिमालय भेज देना चाहिए। कितना पकाता है आदमी, इतना बोरिंग आइटम देखा ही नहीं। 6.5 करोड़ जनता की ओर से इस देश की 125 करोड़ जनता की माफी मांगता हूं। इतना मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाला पीस हमने दिल्ली भेज दिया। फेंकू तो प्रस्तावित हो चुका है, तो कहने की भी जरूरत नहीं रही। मैं सोच रहा हूं कि वो 1 मई के दिन आएंगे तो इंटरनेशनल लेबर डे के दिन तुम क्या बोलोगे नरेंद्र भाई? मुझे तो बड़ा हंसी आ रहा है। जिसका पूरा जीवन इस देश की कॉरपोरेट कंपनियों की आरती उतारने में गया हो, वो लेबर डे के दिन तुम क्या बोलोगे? घर वापसी, लव जिहाद और गाय के नाम पे जो राजनीति हुई, उसके भी पहले सबसे खतरनाक काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो किया वो था इस देश के श्रम कानूनों में संशोधन। ऐसा कानून लेकर आए कि कोई भी प्राइवेट कंपनी या फैक्ट्री में 300 से ज्यादा मजदूर है तो बिना नोटिस दिए आप उसको निकाल सकते हो। वाह, आपको ऐसा कानून बनाना चाहिए था कि यदि 3 मजदूर को भी निकालना है तो ड्यू कोर्स में पहले नोटिस देना पड़ेगा। हमारे जनांदोलनों में भी, हमारी स्पीचेस में भी, हमारी बातों में भी, हमारे कंटेंट में भी सब कुछ है, मजदूर गायब है। इस देश के लाखों करोड़ों मजदूर किन परिस्थितियों में जी रहे हैं, इस बात की कोई चर्चा करीब करीब हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स से गायब है।
प्रगतिशील सर्कल्स के डिस्कोर्स में से भी गायब है। इस देश के 90% दलित मजदूर होने के बावजूद अनफॉर्चुनेटली लेबर डे दलित समाज में से शायद कोई भी सेलिब्रेट नहीं करता। इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट क्या हो सकता है? तो कर्नाटका की जनता को और कर्नाटका की मीडिया के सभी साथियों को मेरी सबसे पहले यह अपील है, यह रिक्वेस्ट है कि प्रधानमंत्री जब यहां पर आए तो उनको पूछा जाए, यदि वो 1 मई को आए तो उनको जमकर पूछा जाए कि इस देश के करोड़ों मजदूरों के घर के चूल्हे पे कुछ नहीं है, आप क्या कहने वाले इसके बारे में? व्हाट विल यू ऑफर टू देम? ये बिल्डिंग जिस मजदूर के पसीने से खड़ी हुई है, ये बेंगलोर या चेन्नई या बंबई या चंडीगढ़ या दिल्ली या अहमदाबाद की सड़कों पे आधा नंगा पड़ा है, जिसके जीवन का 25, 35, 40, 50 साल किसी के घर का शेल्टर तैयार करने में जाता, उसके खुद के सर के ऊपर शेल्टर नहीं है। मोदी जी, आपके विकास के मॉडल में इसके लिए क्या है? जो लोग केमिकल की फैक्ट्रियों में 14 घंटा 16 घंटा काम करते हैं, अंदर से बाहर से नीले और पीले हो जाते हैं, उनके लिए तुम्हारे विकास के मॉडल में क्या है? ईंटों के भट्ठों के मजदूरों के लिए क्या है? बाकी तो सब छोड़ो, तुम खुद को चौकीदार कहते हैं, तो जो चौकीदारी करते हैं उन सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए तुम्हारे मॉडल में क्या है? मिट्टी और धूल के अलावा कुछ नहीं है। आज साथियों, हम लोगों को, हम ये जो कह रहे हैं कि हमारे लोकतंत्र को बचाना है, एक इंक्लूसिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट लेकर आना है, संविधान को बचाना है, वो किसके लिए? तो उन मजदूरों के लिए जिनके खून पसीने से पैदा हुई हर एक कमोडिटी, हर एक चीज 24 घंटा आप और मैं इस्तेमाल करते हैं। इस वर्किंग क्लास के लिए, इस देश के किसानों के लिए, ये लोग जितना भी ज्यादा गोबर की बात करेंगे, गौमूत्र की बात करेंगे, उतना ही ज्यादा मजदूर की बात कम होगी। ये लोग जितना भी ज्यादा घर वापसी लव जिहाद पे फोकस करेंगे, उतना ही मजदूरों के ऊपर से डिफोकस हो जाएगा। इसलिए साथियों, कर्नाटका की जनता को, सारे वो लोग जिस देश के सच्चे लोकतंत्र में और संविधान में भरोसा रखते हैं, जो शहीद आजम भगत सिंह, सावित्रीबाई फुले, बसवन्ना, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी पेरियार, अय्यानकली, नारायण गुरु और बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, उनकी सबसे पहले यह हम लोगों की जरूरत है कि हर कीमत पर इन संघी भाजपाइयों को उनके सामने एग्रेसिवली 90% वोटिंग करके कर्नाटका में से उनको भगाया जाए। और साथियों, कल कुछ मीडिया के साथी पूछ रहे थे, आप कर्नाटका के चुनाव में क्यों आए? जब अहमदाबाद से ऊना का हम लोगों ने कॉल दिया, चलो ऊना, तो उस चलो ऊना के कॉल को, उस चलो ऊना के नारे को सबसे पहले किसी ने अपने स्टेट में लागू किया, वो था कर्नाटका, और उसके पगले चलते हुआ चलो उडुपी। इसीलिए कर्नाटक आया हूं। चलो उडुपी इसीलिए कि अब तक कर्नाटका में बहुत से सेमिनार में, कॉन्फ्रेंसिस में, धरने में, रैलियों में मैंने पार्टिसिपेट किया है। उस हद तक कि मैं जितना गुजरात की सिविल सोसाइटी का हिस्सा हूं, उतना ही कर्नाटका की सिविल सोसाइटी का भाग हूं। कर्नाटका इसलिए आया हूं कि कर्नाटका ने मुझे, मेरी मां दी गौरी लंकेश, तो कर्नाटका ने मुझे दोराई स्वामी के रूप में मेरा दादा भी दिया है। और अब जब चुनाव सर पे है, तो मोदी जी की धुलाई के लिए हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? और मोदी जी तुमको कह देते हैं
ये गुजराती तुम पे भारी पड़ने वाला है, लिख लो। जहां पर भी लिखना हो वहां पर लिख लो, क्योंकि तुम्हारी 22 साल की सारी पोल हम जानते हैं। चौकीदार नहीं, चोर हो, चोर नंबर 1। और तुम्हें डंके की चोट पर कहते हैं, तुम्हारे संगी गुंडे और तुम्हारी पुलिस और तुम्हारी चड्डीधारी कैडर को उखाड़ना हो उखाड़ ले। तुमको कर्नाटका में भी घेरूंगा, राजस्थान में भी घेरूंगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी घेरूंगा, छोड़ने वाला नहीं तुमको। इस देश के किसान और मजदूरों के साथ तुमने जो किया है, इस देश के दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के साथ तुमने जो किया है, और कोई माफ करे ना करे, हम माफ नहीं करने वाले।